हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है और इवोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं हेरिडिटी के ऊपर, जिसको हम लोग हिंदी में अनुवांशिकता कहते हैं। तो भाई, अनुवांशिकता की जब भी बात आती है तो अनुवांशिकता होता क्या है, ठीक है। अब देखो, हम लोग देखते हैं कि एक पिताजी हैं और उसका एक बेटा है, तो उस बेटे की जो हरकतें हैं उसके पिताजी से थोड़ी बहुत मैच करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके बेटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपने पापा के जीन्स, ठीक है। और हम लोग देखते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग देखने जब या फिर कि जब हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अपने पापा पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है ना। तो क्यों हम कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि इस केस में क्रोमोसोम्स जो होते हैं मम्मी पापा के, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसके अंदर? अपने बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो साथ साथ में जैसे नाक, आँख, कहते हैं कि नाक पापा पे गई है, आँख पापा पे गई है, कान पापा पे गए हैं, है ना। इस तरीके के हम लोग उसको बताते हैं कि इस तरीके के चेंजेस हैं उसके अंदर। और बाकी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं भाई, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा जो होता है पूरी तरीके से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट वाले केस तो तुम्हें पता ही है कि किस तरीके से होता है। डिफरेंट वाले केस हमारे वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन समझ सकते हो दूसरे तरीके का। अब देखो, जैसे अगर मैं हेरिडिटी की बात करूं तो यहाँ पे जैसे मान लिया कि जो लड़के के पापा हैं वो लंबे हैं, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। और लड़की की जो मम्मी है वो भी कैसी है? वो भी लंबी है। तो उस केस में क्या होगा कि जो उनका आने वाला ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि जो उनकी आने वाली जो संतान होगी वो भी कैसी होगी? लंबी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें चांसेस होता है कि देखो, अगर मान लीजिए कि पापा लंबे उसके और मम्मी जो है वो छोटी है, तो इस केस में क्या हो जाता है कभी कभी कि जब उनका आने वाली जो संतान होती है, ऑफस्प्रिंग होती है, वो हो सकता है कि उसकी हाइट जो है वो मीडियम रह जाए, या फिर हो सकता है वो अपनी मम्मी पे चला जाएगा तो छोटा हो जाएगा, और अगर अपने पापा पे जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। और ये मम्मी पे जाना, पापा पे जाना किस तरीके से होता है, मतलब क्रोमोसोम्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं हमें, उसके बारे में जब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है इवोल्यूशन की, कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, और विकास जो होता है वो ज़रूरी क्यों है, विकास ज़रूरी क्यों होता है, और विकास के फ़ायदे क्या होते हैं, विकास के नुकसान क्या होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ह्यूमन्स पहले कैसे थे। ह्यूमन पहले चिंपैंजी की शेप में थे, यानी फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, उनके अंदर इवोल्यूशन होता गया। इवोल्यूशन होते होते उनके अंदर चेंजेस आए, और चेंजेस आने के बाद कैसे हो गए? आप जैसे हम लोग दिखते हैं वैसे हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से रहेंगे। होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी जोग्राफिकल या भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है, इसी हिसाब से हम लोग अपने आप को भी क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं, और चेंजेस आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो क्या होगा, हम लोग उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि अनुकूलित नहीं हो पाएंगे। जब हम लोग अनुकूलित नहीं हो पाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग ज़्यादा टेम्परेचर झेल नहीं पाते थे। आजकल के क्या है, 50 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाता है तब भी आसानी से झेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सुविधाएं हैं, और हमारी जो बॉडी है उसी हिसाब से अपने आप को उसने अडेप्ट कर लिया उतने टेम्परेचर के लिए, इसलिए हम आसानी से इस समय में सर्वाइव कर जाते हैं। अगर हम लोगों की बॉडी जो है वो इसी तरीके से चेंज ना हुई होती तो हम लोग को सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कत आती इस जगह पे। और ऐसा नहीं कि अब जैसे मैंने बोला कि अभी हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। आपने देखा होगा कि भाई हम जैसे कोई मिल गया मूवी देखिए, जादू, या फिर कि डेयरी मिल्क का ऐड देखा होगा, जिसमें देखा होगा वो छोटे से बिना कान वाले होते हैं। तो उस तरीके से भी आप लोग, हो सकता है कि हम आने वाले कई हज़ार साल बाद उस तरीके से हम लोग चेंज हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये है कि पहले के लोग घास फूस खाते थे, है ना। पहले के लोग घास फूस खाते थे और उन्हें वो बड़ी आसानी से पच भी जाता था। क्यों पच जाता था? क्योंकि उनके इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स होती थी, और अपेंडिक्स क्या करती थी, सेलुलोज रिलीज करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, वो खाने को जो है आसानी से पचा देता था। घास फूस भी खाते थे तो आसानी से उसे सेलुलोज रिलीज नहीं करता था, सेलुलोज को पचाने का काम करता था। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें सेलुलोज इतना होता ही नहीं है ना, और ये चीज़ें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं इस चीज़ की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम अपेंडिक्स की, कि वो क्या कहते हैं, उसको खाने को पचाए। इसीलिए अपेंडिक्स जो होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह भी हमारी बॉडी के अंदर होता है, और किसी काम का नहीं होता। जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन वगैरह होता है तो अपेंडिक्स काट के भी निकाल जाती है, तो काट के निकाल भी दी जाती है, तो इससे हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, बात
मैं इतनी देर से कर रहा था आप लोगों से कि इवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इवोल्यूशन के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होता है। तो जब इवोल्यूशन के फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं, यानी कि चेंजेस लाना, क्योंकि चेंजेस लाने की बात यहाँ पे इसलिए बार बार उठ रही है। अगले कॉन्सेप्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्रॉस कराते हैं। अब क्रॉस कराना क्या होता है, हम लोग दो अलग अलग स्पीशीज़ को मिला के एक नई तरीके की स्पीशीज़ बनाते हैं, है ना। तो दो अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ को मिला के एक नई तरीके की जो स्पीशीज़ बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इस केस में। अब ये जो हाइब्रिड बनेंगे, मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड जो बनेगा, वो चेंजेस किस तरीके से लाएगा और इसकी बात क्यों करी जा रही है, ठीक है। तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको दोबारा से सुन लो अगर आप लोगों ने सुन रखा है पहले। तो हुआ क्या था कि हमारे भारत में पहले कम से कम 11,000 तरीके के 11,000 कह रहा हूँ 1100-1200 तरीके के चावल उगाए जाते थे। इतने प्रकार के चावल थे हम लोगों को खाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, चेंजेस आते गए और किसानों को भी चाहिए कि भाई कम फसल में कम पानी में और कम खाद डाल के उन्हें फसल जो है अच्छी मिल सके। इसलिए क्या हुआ कि साइंटिफिक डेवलपमेंट होती गई। साइंटिफिक डेवलपमेंट जैसे जैसे होती गई, साइंटिस्टों ने क्या किया, दो चावल की किस्मों को मिलाया और उन्होंने एक ऐसे चावल की किस्म हाइब्रिड चावल बनाए जो कि कम पानी और कम खाद में बहुत अच्छी तरीके की फसल दे देते थे। अब किसानों को भी क्या चाहिए कि पैदावार भी अच्छी हो, पानी भी कम डले और खाद भी कम डले। इस वजह से उन्होंने क्या किया, हाइब्रिड चावल को अपनाना शुरू कर दिया। इस वजह से पूरे देश में लगभग हाइब्रिड चावल जो है वो फैलना शुरू हो गए। और जो वहाँ की लोकल चावल थे, जो वहाँ पे लोकली उगते थे, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई चावल उगता है, चेन्नई में कोई दूसरा चावल उगता है, तो वो चावल जो है किसानों ने अवॉइड करना चालू कर दिया। अब किसानों ने वो चावल जब अवॉइड करना चालू कर दिया तो धीरे धीरे उनके बीज भी खत्म होते चले गए और वो चावल की किस्म खत्म होती चली गई, ठीक है। हमें चावल खाने के लिए अच्छा मिलता है, हमारी थाली में परोसा हुआ चावल बहुत अच्छा आता है, हमें भी फ़ायदा है, किसान को भी फ़ायदा है। लेकिन इसका नुकसान किसी दिन भुगतना पड़ सकता है। क्यों भुगतना पड़ सकता है, मान लीजिए कि अगर किसी तरीके का एक कीड़ा नया पनप जाता है। कीड़े क्या करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते रहते हैं टाइम टू टाइम, है ना। जैसे हम लोग अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, इसी तरीके से अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, इस तरीके से कीड़े भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। जैसा कि कोरोना ने भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब मैं म्यूटेशन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे फ़ायदा तो ये है कि हमें अच्छा चावल मिलता है, कम खाद लगता है, कम पानी लगता है और फसल भी अच्छी होती है। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये है कि अगर किसी भी तरीके का मान लीजिए कि कीड़ा जो है वो डेवलप हो जाता है, अपने आप को डेवलप कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा, वो कीड़ा जो है पूरी की पूरी फसल को बर्बाद करने में मात्र 6 से 7 दिन लेगा। ये साइंटिस्ट का अनुमान है कि मात्र 6 से 7 दिन के अंदर पूरे देश की फसल जो है बर्बाद हो सकती है। इसी से रिलेटेड एक केस है चाइना का, ठीक है। चाइना का भी एक केस है, उस केस को भी जरा एक नज़र डाल लेते हैं। 1958 के आसपास की बात है। हुआ क्या था कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को साइंटिस्टों ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एक जो गौरैया चिड़िया है हमारी, लगभग कम से कम वो अपने पूरे जीवन काल में 8 से 10 किलो अनाज खा जाती है। तो ऐसे में कितनी सारी गौरैया, वो कितना सारा अनाज खा जाएंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये आदेश दे दिया कि भाई जितनी भी गौरैया चिड़िया हैं उन सभी को मार दो। अब उन सभी को मारने का क्या तरीका था, या तो उनको गोली से मारा जाए, ठीक है, लेकिन और दूसरा तरीका उन्होंने क्या अपनाया कि वो लोग थाली पीटने लग गए। थाली पीटते थे खेतों में, छतों पे, जहाँ पे भी उन्हें जगह मिलती वहीं पे वो खड़े होकर थाली पीटने लग जाते। और थाली पीटने की वजह से क्या होता था, जो चिड़िया होती थी वो डर के मारे नीचे पेड़ पे ना बैठ पाती थी, ना किसी के घर पे, ना कहीं पे भी नहीं बैठ पाती, तो ज़मीन पे उतर ही नहीं पाती थी और उड़ते उड़ते हवा में वो मर जाती थी। ऐसे इसी प्रोसेस की वजह से कई लाखों चिड़िया जो है वो मारी गई। अब देखो चिड़िया, आप सोचोगे कि चिड़िया मारे जाने की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो चिड़िया मारे जाने की वजह से इसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ा क्योंकि चिड़िया क्या करती थी, जो लोकस्ट होते थे यानी कि जो टिड्डे होते थे उनको भी खाती थी। अब जो टिड्डे थे उनको जब वो खा जाते थे तब तो फसल जो है बच जाती थी, लेकिन वो टिड्डे को खाने लग गए कॉन्टिन्यूसली। टिड्डे को खाने की वजह से क्या अब टिड्डे खाने के लिए चिड़िया तो बची नहीं, टिड्डे खाने के लिए चिड़िया नहीं बची, तो एक टिड्डियों का नया दल आया। उन्होंने चाइना की जितनी भी फसल थी पूरी की पूरी फसल को उन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसी फसल बर्बाद करने की वजह से चाइना में 1958 से लेकर 1961 तक 1961 तक फेमाइन यानी कि भुखमरी जो है वो फैल गई थी। और इस भुखमरी में 15 मिलियन से लेकर 55 मिलियन तक लोग मारे गए थे। लगभग 1.5 करोड़ से 5.5 करोड़ लोग जो है खाली भूख की वजह से मारे गए, क्योंकि उनका जितना भी अनाज था सारा का सारा वो जो टिड्डे थे वो खा गए थे। इसीलिए क्या होता है
की निर्भरता जो होती है वो ज़रूरी होती है। और इवोल्यूशन यानी कि टाइम के साथ चेंजेस जो होता है वो ज़रूर फ़ायदेमंद भी होता है और नहीं भी होता है। ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो जेनेटिक्स होता है उसमें वेरिएशन होता है। कौन कौन सा वेरिएशन होता है, मैंने हेरिडिटी के बारे में बता दिया और वेरिएशन के बारे में। अब हम लोग वेरिएशन यानी कि बदलाव भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है गैमेटिक वेरिएशन, दूसरा होता है सोमैटिक वेरिएशन। गैमेटिक वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका विभिन्नता और सोमैटिक वेरिएशन को बोलते हैं हम लोग शारीरिक कोशिका विभिन्नता। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो देख लो। गैमेटिक और सोमैटिक वेरिएशन में अगर हम लोग गैमेटिक वेरिएशन में बात करें तो गैमेटिक वेरिएशन में क्या होता है कि इसके अंदर जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, जीन्स के अंदर चेंजेस आएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टेक्स प्लेस इन द गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि जो चेंजेस आएंगे वो गैमेट्स के अंदर आएंगे और या फिर के रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि प्रजनन कोशिका जो होती है उसके अंदर परिवर्तन आता है। दूसरा पॉइंट, इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, या ये हो सकता है ये हमें आनुवांशिक रूप से किसी से मिला हो या फिर के ट्रांसमिट हुआ हो, दोनों केस हो सकता है। तीसरा केस है ऑल्सो नॉन एज इनहेरिटेड ट्रेट, इसे हम लोग आनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है आपका ह्यूमन हाइट हो गया और स्किन कलर हो गया, ये गैमेटिक वेरिएशन है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के मम्मी पापा लंबे हैं तो जो उनका बच्चा होगा वो भी चांसेस होता है कि लंबा ही होगा। तो ये गैमेटिक वेरिएशन है, यानी कि जीन्स की वजह से परिवर्तन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला है आपका सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक कोशिका विभिन्नता। इस केस में क्या होता है कि टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। दूसरी चीज़, ना ही ये इनहेरिटेड होता है, मतलब ना ही ये हमारे पूर्वजों से या हमारे माता पिता से हमें मिलता है, ना ही ये ट्रांसमिट होता है। ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेट, इसे हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट या फिर के इसे हम लोग उपार्जित लक्षण भी कहते हैं, जो हमें मतलब डेवलप होने के बाद अगर हमें ये लक्षण मिलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे बोरिंग ऑफ पिन्ना, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग, जैसे किसी के कान में जब छेद करवाया जाता है, ठीक है, बोरिंग ऑफ पिन्ना बोलते हैं इसे, पिन्ना में बोरिंग कराना, छेद कराना। तो जब कान में छेद कराया जाता है तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के मम्मी या पापा के कान में छेद है तो जो उनका आने वाला बच्चा है तो उनके कान में भी छेद होगा। तो ये शारीरिक चेंजेस होते हैं, यानी कि इसे हम लोग सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वेरिएशन कितने तरीके की होती है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।